जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप मंकी पॉक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुन रहे होंगे। आपने सुना होगा कि वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ में इसके केसेस मिले हैं। इवन इंडियन मीडिया के अंदर भी न्यूज़ चैनल्स पे भी आपने इसके बारे में सुना होगा। अगर हम एक न्यूज़ क्लिप की बात करें कि मंकी पॉक्स केयर, हेल्थ मिनिस्ट्री डायरेक्ट्स नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, टू कीप अ क्लोज वॉच। तो ये अपने आप में एक कंसर्न की बात है कि मंकी पॉक्स है क्या ये वाकई में खतरनाक है? क्या ये हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए एक और सिग्नल है एक नए डिजास्टर के लिए? आज के सेशन में हम मंकी पॉक्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। क्या है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, ये कितना खतरनाक है, कहाँ से ये बीमारी आई, इसके क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज है। दुनिया के किन किन देशों में इसके केसेस ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले जो ये मंकी पॉक्स का आप न्यूज़ में देख रहे हो, इसका खास करके अगर हम इंडिया की बात करें तो एक अलार्म सिग्नल कहाँ से आया? जब WHO ने एक वार्निंग इशू की। WHO की वेबसाइट का ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 21 मई का है, यहाँ पे आप डेट देख सकते हो। मल्टी कंट्री मंकी पॉक्स आउटब्रेक इन नॉन एंडेमिक कंट्रीज। यहाँ पे ये जो नॉन एंडेमिक कंट्रीज वाली टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई डिजीज एंडेमिक है उसका मतलब होता है कि जिस एरिया में वो पाया जाता है। मान लो अगर हम बोले कि इस कंट्री में मंकी पॉक्स एंडेमिक है तो इसका मतलब इस जगह पे वो पहले से उसके केसेस मिलते थे। बट यहां लिखा हुआ नॉन एंडेमिक कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जहां पे इसके केसेस नहीं मिलते थे वहां पे मंकी पॉक्स के केसेस मिलने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि अपने आप में एक कंसर्न की बात है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ WHO ने ये भी मेंशन किया कि मोस्ट ऑफ द केसेस, इवन हम ये भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उन कंट्रीज को लेके जहां पे ये मंकी पॉक्स एंडेमिक है। मतलब जिन कंट्रीज में मंकी पॉक्स पहले से पाया जाता था वहां पे उन लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, जो कि अपने आप में कंसर्न की बात है। अब यहां से आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि मंकी पॉक्स ये कोई नई बीमारी नहीं है, कुछ कंट्रीज में ये पहले से पाया जाता है। किन किन कंट्रीज में पाया जाता है उसकी जरा बात कर लेते हैं। WHO की वेबसाइट के हिसाब से अफ्रीका की इन कंट्रीज में ये पाया जाता है। अगर हम ये अफ्रीका का जो मैप है इस पे मार्क करें तो आप ये देखोगे कि अफ्रीका का जो वेस्ट वाला एरिया है और थोड़ा सेंट्रल एरिया, इन कंट्रीज में ये पाया जाता है। और इसी की वजह से मंकी पॉक्स की दो किस्म होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, जिसको अगर हम साइंटिफिकली बोले 2 क्लैड्स होते हैं। एक होती है वेस्ट अफ्रीकन क्लैड और एक होती है सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम जो WHO के वेबसाइट पे डाटा दिया हुआ है कि दिसंबर 15, 2021 से लेके 1 मई 2022 के बीच में कितने केसेस मिले थे, तो अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो कैमरून के अंदर टोटल 25 केसेस मिले और इसकी वजह से जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो लेस देन 5 थी। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात करें तो 6 केसेस और डेथ्स लेस देन 5। इसके बाद बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि सेंट्रल एशिया में का एक कंट्री है, वहां पे 1238 सबसे ज्यादा केसेस और नंबर ऑफ डेथ्स 57। और नाइजीरिया की अगर बात करें तो 46 केसेस, बट नंबर ऑफ जो डेथ्स हैं अभी तक रिपोर्ट यहां से नहीं हुई है। और यहां एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो WHO ने यहां पे ये भी चीज मेंशन की है कि अभी तक जो ये नॉन एंडेमिक कंट्रीज में केसेस मिले हैं इनमें अभी तक कोई डेथ एज ऑन डेट नहीं हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी खतरनाक नहीं है। हम अभी समझेंगे कि किस तरह से ये बीमारी खतरनाक है। अब अगर हम बात करें जो लेटेस्ट WHO बोल रही है कि 13 मई और 21 मई के बीच में जो नॉन एंडेमिक कंट्रीज में केसेस मिले हैं वो किन किन कंट्रीज में मिले हैं। ये टोटल 12 कंट्रीज हैं जिनमें ये केसेस मिले हैं। और आप ये देखोगे कि मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप की कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया। और जो टोटल नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस हैं वो हैं अभी तक 92 और सस्पेक्टेड जो लग रहे हैं कि शायद मंकी पॉक्स के ही केसेस हैं वो हैं टोटल 28। तो 120 केसेस आप यहां बोल सकते हो। अगर हम इन कंट्रीज को मैप पे देखें तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और USA, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और बाकी के जो 9 कंट्रीज हैं वो हमारे यूरोप के हैं। इस साइड पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप पे आप देखोगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे केसेस। अब इसी वजह से WHO ने वार्निंग इशू की है कि बाकी कंट्रीज को भी सावधान रहना चाहिए। थोड़ा सा हम मंकी पॉक्स के बारे में बेसिक जान लेते हैं कि है क्या। ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बट ये थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपको जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। आपके एग्जाम में भी ये चीजें काम आ सकती हैं। मंकी पॉक्स जो है एक
वायरल जूनोसिस है। अब ये वायरल जूनोसिस क्या होता है? ऐसा वायरस जो कि जानवरों से इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। सो जो वायरस जानवर से इंसान में आ सकता है उसको बोलते हैं वायरस जूनोसिस। अब इसकी जो ये कैटेगरी है, लाइक आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा खास करके कोविड के टाइम पे कि वायरस जो लोग होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया होता है, अलग अलग फैमिलीज में उनको एलोकेशन मिली होती है। सो ये वायरस कौन सी फैमिली से आता है? ये है ऑर्थोपॉक्स वायरस। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस फैमिली से है, जो कि ये अगर आप देखोगे साइंटिफिक नेम है पॉक्स वीरेडी। आई डोंट नो एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, बट जो भी है ये इस फैमिली से है। सो स्मॉल पॉक्स जो कि एक ऐसी बीमारी थी जो आज की डेट में दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है, आपने डेफिनेटली सुना होगा स्मॉल पॉक्स के बारे में। सो स्मॉल पॉक्स 1980 के अंदर दुनिया से खत्म हो गई थी, बट ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसने बहुत लोगों की जान ली। सो स्मॉल पॉक्स भी इसी जीनस फैमिली से था। सो आज की डेट में जो स्मॉल पॉक्स है वो दुनिया से खत्म है, लेकिन स्मॉल पॉक्स के टाइम पे काफी लोगों को दुनिया भर में वैक्सीन लगाए गए थे। क्योंकि ये सेम फैमिली से है तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को इसके वैक्सीन लगे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ हद तक इम्यूनिटी है। WHO का ऐसा कहना है, बट 100% नहीं कह सकते, बट कुछ हद तक उन लोगों को इम्यूनिटी है। बट इस वजह से जो यंगर पॉपुलेशन है, खास करके 40-50 ईयर्स से कम एज की पॉपुलेशन, वो जरूर इस वजह से थोड़े खतरे में है, क्योंकि उन लोगों को स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन नहीं लगा और आज की डेट में इसका वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं है क्योंकि इसका रेडिकेशन हो चुका था। तो उस वजह से वो लोग खतरे में हैं। बट ये नहीं है इसका मतलब कि बाकी के बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ हद तक इम्यूनिटी हो सकती है, बट ड्यू टू सम अदर जो उनके हेल्थ सिचुएशन है, कोई और उनके अंदर हो सकता है इम्यूनिटी उनकी वीक हो, उस वजह से हो सकता है वो भी मॉन्की पॉक्स का शिकार हो जाएं। अब मॉन्की पॉक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। एक है वेस्ट अफ्रीकन क्लेड, जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है, हमने मैप पे देखा था। इसका जो फेटेलिटी रेट है, मतलब अगर 100 केस होते हैं तो उसमें से 3.6%, ये WHO के यहाँ वेबसाइट पे लिखा है, बट WHO के एक आर्टिकल में ये भी लिखा है कि ये फेटेलिटी रेट वेरी करता है 3 to 6% के बीच में। सो इसके हिसाब से हर 100 में से 3 से 4 लोगों की डेथ हो सकती है मॉन्की पॉक्स से, जो कि इन्फेक्टेड होंगे मॉन्की पॉक्स से। और दूसरा वेरिएंट है कॉन्गो बेसिन क्लेड, जिसको हम सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट भी बोलते हैं। ये है फेटेलिटी रेट इसका 10.6%, मतलब हर 100 में से जिन लोगों को ये वाला मॉन्की पॉक्स होगा वो 10 से 11 जो उसकी डेथ है वो लोगों की हो सकती है। अब यहाँ पे जो अभी जो केसेस आए हैं जिसके रिगार्डिंग WHO ने वार्निंग दी है कि ये 12 नॉन एंडेमिक कंट्रीज में स्प्रेड हुआ है, उन सब में जो केस मिल रहा है अभी तक वो ये वाला मिल रहा है। ये थोड़ी राहत की बात है, कम फेटेलिटी रेट वाला केस मिल रहा है। अब हम इसके थोड़े बेसिक बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं कि 1958 के अंदर बंदरों में, मंकीज में ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। ये इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले मंकीज में था नहीं, पहली बार पता चला था 1958 के अंदर। 1970 के अंदर पहला ह्यूमन केस मिला था, एक बच्चे के अंदर पाया गया था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का वो बच्चा था जिसके अंदर ये केस पाया गया था, पहला ह्यूमन केस था। हो सकता है उससे पहले भी हो, बट जो डिटेक्ट हुआ था वो पहला केस ये था। अब इसकी एक और खासियत ये है कि कई सारे और जानवरों में भी ये वायरस जा सकता है, मतलब बंदरों से, मंकी से ये कई सारे और जानवरों में भी जा सकता है। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो हो सकता है अगर ढंग से उन्होंने मीट कुक नहीं किया, हाइजेनिक सिचुएशन में उसको नहीं प्रिपेयर किया गया, तो वो वहां से इंसान के अंदर भी आ सकता है। सो जब जानवरों के अंदर दूसरे जानवरों में जा सकता है तो वहां से इंसान के अंदर भी आ सकता है, और डायरेक्टली मंकी से भी इंसान के अंदर किसी तरह आ सकता है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका हो सकता है बाय क्लोज कॉन्टैक्ट विद लीजन्स, मतलब जो आप कई बार स्किन पे देखते हो, किसको मान लो मंकी पॉक्स हुआ है, उसकी स्किन के ऊपर अलग टाइप के स्कार्स हो गए हैं, अलग टाइप के कोई इन्फेक्शन आपको दिख रही है, तो वहां से भी ये ट्रांसमिशन इसका हो सकता है। बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू हो सकता है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मान लो कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो उस वजह से भी कफ वगैरह के थ्रू भी हो सकता है। या कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल्स सच एज बेडिंग, मान लो किसी ने कोई बेड यूज किया हुआ, बेडशीट यूज कर रखी है, तो वहां से भी ये स्प्रेड हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें सिम्टम्स की, सबसे पहले इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 5 to 21 डेज। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, बहुत बच्चों को पता होगी कोविड-19 के बाद। बट इसका मतलब होता है जब ये वायरस एक बार बॉडी में एंटर करता है तो उसके कितने दिन बाद ये सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है, तो वो 5 से 21 दिन, मतलब
1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के बीच में टाइम लग सकता है इसको अपने सिम्टम्स दिखाने के लिए। सो उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसके सिम्टम्स है क्या? सबसे पहले तो एक अनएक्सप्लेन्ड एक्यूट रैश होगा, बड़ा अजीब टाइप के आपके स्किन के ऊपर रैशेज हो जाएंगे, अलग अलग टाइप के नोड्स आपको दिखने लग जाएंगे। एक तो वो सिम्टम है। उसके अलावा हेडेक हो सकता है आपको, फीवर अगर आपका जो है 101.3 फ़ारेनहाइट के से ज्यादा है, ये WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस है एग्जैक्टली मैं आपको वो दिखा रहा हूं, तो अगर उससे ज्यादा है तो इसके केस हो सकता है। आपको बाकी के सिम्टम्स भी देखने हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हाँ बुखार आपको दूसरी प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है। स्वोलन लिम्फ नोड्स, जैसे कई बार आप देख रहे हो गांठ बन जाती है अलग अलग जहां पे हमारे लिम्फ नोड्स हैं, अगर वो स्वोलन है, गर्दन में हो सकते हैं, कान के पीछे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पिक में आप देख रहे हो कि नॉर्मल जो हमारा लिम्फ नोड अगर यहाँ है वो नॉर्मल इस शेप का होगा, बट स्वेलिंग के बाद वो थोड़ा मोटा हो सकता है। और खास करके इस तरह से आप देख रहे हो ये लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो रखी है, ये इसका बहुत ही प्रोमिनेंट एक सिम्टम है। उसके अलावा मसल एंड बॉडी एक्स, आपकी मसल्स में बॉडी में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकती है और बहुत ज्यादा आप वीकनेस फील कर सकते हो। सो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब इसके बाद अगर हम इसके इलाज की बात करें कि इसका इलाज है क्या, ये है एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ लिमिटेड डिजीज का क्या मतलब होता है। एक ऐसा डिजीज जिसको आप बाहर से क्योर नहीं कर सकते, बॉडी खुद से क्योर करती है, ये अपने आप ही धीरे धीरे बॉडी खुद को ठीक करती है, तो इसको 2 से 4 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में। सो ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है। आप बाहर से थोड़ी एक एड दे सकते हो बॉडी को, या वैक्सीन के थ्रू आप बॉडी के अंदर थोड़ी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हो, बट क्योंकि इसका इलाज खुद से अंदर ही होगा, खुद से हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। सो ये है एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज। और सेल्फ जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जिसकी हमने बात की थी वो कुछ हद तक इस पे इफेक्टिव है, ऐसा WHO की तरफ से कहा गया है, क्योंकि जिन लोगों को वो वैक्सीन लगा हुआ है तो उनको कुछ एक बेनिफिट मिल सकता है। बट आज की डेट में ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है। 2019 के अंदर एक वैक्सीन था MVA-BN जिसको WHO ने अप्रूव किया है मंकी पॉक्स के लिए। अब दिक्कत ये है क्योंकि मंकी पॉक्स के केसेस हमने देखा है सिर्फ वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका तक ही लिमिटेड थे, बहुत वर्ल्ड में इसके केसेस नहीं थे। तो कंपनीज आपको पता है प्रॉफिट के चक्कर में उन चीजों को टारगेट करती हैं जिनके केसेस बहुत ज्यादा हो। सो ऐसे हालत के अंदर इसके जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है एज ऑन डेट बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल एक वैक्सीन इसमें ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है ईयर 2019 के अंदर। और ईयर 2022 मतलब जो प्रेजेंट ईयर है इसमें एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जिसको टेकोविरेमैट नाम दिया गया है, ये ट्रीटमेंट भी अप्रूव हो रखा है, बट अगेन इसकी भी अवेलेबिलिटी में एज ऑन डेट कमी है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे रिलेटेड टू मंकी पॉक्स। इसके अलावा WHO ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं कि अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं और लगता है कि ये मंकी पॉक्स का केस है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग डेफिनेटली करवानी चाहिए, PCR टेस्ट उस इंसान का करवाना चाहिए सो डैट पता चल सके। और अगर सिम्टम्स लग रहा है कि कोई केस है तो उसको आइसोलेट करना चाहिए, जैसे कि कोविड-19 के केस में किया गया था, सो डैट सोसाइटी में इसका ज्यादा स्प्रेड ना हो। सो दोस्तों आपने भी ध्यान रखना है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि हमें भी सतर्क रहना है। सो जल्द मिलेंगे एक और नए इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।